जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली क्या थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा भारत में लगाए गए कानून कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, मैंने संधि तक आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में। तो इलाहाबाद में दो संधियाँ हुई। दो संधियों को मैंने बताया। जब संधि हुई वहाँ पे तीनों लोग हार गए। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और उनके साथ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों लोग आए थे लड़ने और तीनों लोग हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई। संधि के बाद में बंगाल का जो नवाब का पद है, उस पद पे अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः बैठा दिया। दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा में। और वहाँ पे एक जो नया पद बन के आया बंगाल में, बंगाल का गवर्नर नाम से। तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर बना। तो हुआ क्या कि बंगाल में अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो लोग राजा हैं। एक तो लॉर्ड क्लाइव हो गया और दूसरा बंगाल का नवाब भी बनाया गया मीर जाफ़र। एक तो मीर जाफ़र राजा और दूसरा लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल में दो लोग आपको दिख रहे हैं शासन करते हुए। एक तो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र, दूसरा अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव। तो ये दो लोग शासन कर रहे थे बंगाल में, इसीलिए इसको द्वैत शासन कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक, मतलब 7 साल तक बंगाल में दो लोगों ने शासन किया। एक तरफ तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था बंगाल का गवर्नर, और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब जो था मीर जाफ़र। तो इसीलिए इसको द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। तो द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में क्या थी, वो चीज़ स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे समझते हैं। देखिए, जब हुआ क्या कि 65 से लेकर 72 तक तो द्वैत शासन चला। दो लोगों ने शासन किया बंगाल पे, दो दो राजा होते थे मान लीजिए। अब 72 में क्या होता है कि भारत में जो राज करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था, वो उद्देश्य अब यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से मतलब स्पष्ट दिखाई देता है। बात है 1772 ईस्वी। 1772 ईस्वी में होता क्या है कि जो नियम है, जैसे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नियम, तो जैसे चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये सब थे क्या, इनको एक आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में लगाए गए कानून थे, नियम थे। हम लोगों के ऊपर नियम ये लोग लगाते थे। तो नियम क्या होता था कि नियम यहाँ नहीं बनता था इंडिया में। जो भी नियम बनते थे वो लंदन में बनते थे। लंदन में जो इनकी असेंबली थी, जो संसद थी इनकी अंग्रेज़ों की, वहाँ पे भारत के लिए नियम बनते थे और वो नियम इंडिया में आकर के लगते थे। वहाँ से पत्र के माध्यम से यहाँ इंडिया भेजे जाते थे, लेटर आता था यहाँ पे, और जो उन लेटर्स में कानून लिखे रहते थे वो इन्हें इंडिया में लगते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, देखिए, जो हमारे देश में हम लोगों पे जो नियम लगे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो दो तरीके के नियम थे। पहले इस प्रारंभ में जो नियम लगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो यहाँ पे व्यापार करने आई थी लेकिन अब यहाँ पे राज कर रही है, उसके द्वारा लगाए गए। और दूसरे प्रकार के नियम थे रानी के द्वारा लगाए गए। रानी कौन? ब्रिटेन की रानी, जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ, उनके द्वारा लगाए गए कानून। दो टाइप के कानून थे, पहला नंबर ये था और दूसरा नंबर ये था। दोनों हम अच्छे से पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसके द्वारा हम लोगों पे लगाया गया जो पहला कानून था वो था नियामक कानून, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। चूँकि ये 1773 ईस्वी में आया, इसलिए इसका नाम पड़ा नियामक कानून, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये कानून क्या था, जो पहला कानून हम लोगों पर लगा, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। तो इस जो ये नियम बन के आया ब्रिटेन के द्वारा, इस नियम में लिखा हुआ था
कि बंगाल के गवर्नर के स्थान पे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा। उसमें ऐसा लिखा हुआ था। ये क्या है समझिए, अभी तक बंगाल में गवर्नर था, अब इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर के स्थान पे सिर्फ पद चेंज कर दिया, पद का जो नाम था वो चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। पहली चीज़ तो ये लिखी हुई थी जो कानून ये बन के आया, जो कि 1773 में बन के आया, इसलिए 1773 ईस्वी नियामक कानून रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये कंपनी द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हम लोगों पे लगाया गया पहला कानून था। इस कानून में लिखा हुआ था, इस नियम में, कि जो बंगाल में गवर्नर है उन गवर्नर के पद को हटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल का नया पद बनाया जाता है। चूँकि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसी को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि वही राज कर रहा था, तो पद चेंज हो गया तो रहेगा तो बंदा वही। तो जो अंतिम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था, सॉरी, पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और जो अंतिम गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था और यही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसमें बस दो ही चीज़ थी, दोनों हमने स्पष्ट कर दिया। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पे लगाया गया, सॉरी, बंगाल पे लगाया गया पहला कानून था। इस कानून के तहत बंगाल में जो गवर्नर का पद था उसे समाप्त करके उसके स्थान पे गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो तीसरा सबसे मुख्य बिंदु है वो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखिए, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करते समय कभी कभी यह होता था कि किसी भारतीय से अंग्रेज़ों का विवाद हो जाता था। तो अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि यहाँ पे एक कोर्ट भी होनी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जो उनके विवादों को, उनके लड़ाई झगड़ों को निपटा सके और जजमेंट दे सके, निर्णय दे सके। तो उसके लिए इसमें एक जो तीसरा बिंदु लिख के आया था वो था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इसी नियम के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। फिर भी हम बता रहे हैं कि 1774 का जो ये एक्ट आया था, इसके तहत इलाहाबाद में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद में कहाँ पे हुई थी, तो इलाहाबाद के विलियम फोर्ट नामक एक इमारत थी, उसी इमारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये प्रमुख बिंदु थे 1773 के नियामक कानून के। ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये भाई साहब लॉर्ड क्लाइव हैं और ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो दूसरा कानून अंग्रेजों के द्वारा भारत पे लगा, बंगाल पे लगा, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में ये नियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के बाद में 1784 ईस्वी, 84 ईस्वी का मतलब हुआ 7-4-11 साल बाद ये नियम आया दोबारा से बन करके। एक दूसरा नियम ब्रिटेन से बन के आया। इस नियम में क्या लिखा था बंगाल के लिए, देखिए, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के तत्कालीन जो पीएम थे वहाँ के, वो विलियम पिट्स थे, इसलिए इसका पिट्स नाम पड़ा। इंडिया के लिए लागू होने के लिए आया था, इसलिए इंडिया है। 1784 ईस्वी में आया, इसलिए 1784 लिखा है। मतलब 1784 ईस्वी में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये बनाया गया था उस समय, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। इसकी एक ही प्रमुख बात है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का सबसे प्रमुख एक ही बिंदु है, इसमें एक ही चीज़ मेन था, लिखा हुआ था, वो था कि कंपनी में द्वैत शासन की स्थापना। क्या लिखा है, कंपनी में द्वैत शासन की स्थापना। अब ये द्वैत शासन क्या है, वो भी अभी तक आपने बंगाल में द्वैत शासन को समझा था, वहाँ दो लोग शासन चला रहे थे, अब कंपनी में द्वैत शासन हो गया। कैसे हो गया समझिए, चूँकि अभी तक आपने जाना कि जो कंपनी थी उसका एक ही नाम था जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
संचालक मंडल, और उसका एक ही काम भी था, व्यापार करना। लेकिन अब इंडिया में वो क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या कर रही है, उसके दो दो काम हो गए। एक तो व्यापार करना और एक नया काम उसने यहाँ पे शासन करना, राज करना भी उसका दूसरा काम हो गया। तो अब यहाँ पे काम ज़्यादा हो गए, यहाँ पे शासन करना भी काम हो गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बांट दिया दो भागों में। पहला भाग तो रह गया, ये पहले से बना हुआ था, जिसको कहते हैं संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक नया भाग बनाया गया जिसको कहते हैं कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल। दो भाग कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में तोड़ दिया गया। पहला संचालक मंडल, दूसरा नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। व्यापार करने का सारा जो जिम्मा था वो पहले जो थी संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी के हाथ में था। एक जो नया डिपार्टमेंट यहाँ पे बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको काम दिया गया यहाँ पे शासन करना, यहाँ पे सेना को संभालना, किस राजा से युद्ध करना है, किस राजा से संधि करनी है, ये सारे के सारे काम नियंत्रक मंडल के हो गए। तो इसमें दो एक ही चीज़ स्पष्ट हो रही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कि इसमें लिख के आया कि जो कंपनी है उसको दो भागों में भैया तोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा बढ़ गया है, व्यापार भी करना है, वहाँ पे शासन भी करना है इंडिया में। तो व्यापार करने के लिए जो पहले संस्था संचालक मंडल थी वो वैसा ही है, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया इन्होंने, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंडिया में बाकी सारे काम जो है युद्ध करना, राजा से लड़ना, संधि करना, कब्जा करना, ये सारे काम नियंत्रक कंट्रोलर बोर्ड करेगा और व्यापार अपना पुराना बोर्ड करता रहेगा। बस पिट्स इंडिया एक्ट में यही था, बाकी कुछ नहीं था। इसी को कहते हैं कंपनी में द्वैत शासन व्यवस्था या द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ। जो तीसरा नियम बन के आया ब्रिटेन से हम लोगों के यहाँ इंडिया में, वो था चार्टर एक्ट। वो भी 1813 ईस्वी का, चूँकि 1813 में आया इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट है। देखिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 से 1813 ईस्वी, मतलब 13 दूनी 26, 27 साल बाद एक दूसरा नियम बन के आया जिसको कहते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट जो तीसरा नियम बन के आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, अभी एक चीज़ ये भी समझ के रखिए कि ये जितने नियम आ रहे हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो उसके हेड हैं वहाँ पे, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ब्रिटेन से बनकर आ रहे हैं ये नियम, यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो ये तीसरा नियम है। तो 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट बन के आया इंडिया में लागू होने के लिए, इसमें दो बातें लिखी हुई थी, दो प्रमुख बातें लिखी हुई थी। पहली बात तो ये लिखी हुई थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, मतलब राज तो हम कर ही रहे हैं, हम अपना धर्म भी इंडिया में फैलाएंगे, ये आदेश दिया गया ब्रिटेन वासियों को। मतलब ब्रिटेन की जो धर्म प्रचार की संस्थाएं थी इनकी, ईसाई धर्म की, चूँकि ये ईसाई धर्म के थे ना, तो इनकी जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई धर्म की प्रचार की संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को इन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की इजाज़त दे दी कि अब इंडिया चलो और वहाँ पे हम राज तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे। एक चीज़ तो ये लिखा हुआ था। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, भारत में व्यापार के एकाधिकार का समापन। अभी तक क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में अकेले व्यापार कर रही थी, लेकिन हुआ क्या कि जब यहाँ पे ये अकेले व्यापार कर रही थी तो और जो ब्रिटेन की कंपनियाँ भारत आ रही थी तो ये उनको टिकने नहीं दे रहा था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मतलब अकेले ही यहाँ पे व्यापार करना चाहती थी। तो इस चीज़ की आवाज़ जब ब्रिटेन में उठी तो वहाँ से एक कानून बन के आया कि अब अकेले सिर्फ एकाधिकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं। ये नियम बना के भेजा गया ब्रिटेन से
इंडिया, ये जो चार्टर एक्ट था 18 का 13, इसमें ये चीज़ दिया हुआ था। मतलब सीधा सा यही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ व्यापार कर ही रही थी, उसके साथ में अदर जो कंपनियाँ थी ब्रिटेन की, उनको भी ये इजाज़त मिल गई कि इंडिया जाके आप व्यापार कर सकते हो। जो आखिरी एक्ट था 1833 ईस्वी का, ये कंपनी द्वारा लगाया गया इंडिया पे आखिरी एक्ट था या आखिरी अधिनियम था 1833 ईस्वी का। 13 ईस्वी 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके 20 साल बाद क्या आया, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या चीज़ें थी वो भी समझिए। सबसे पहली चीज़ तो कंपनी द्वारा लगाया गया ये अंतिम कानून था भारत में। अब अंतिम, कंपनी द्वारा अंतिम क्यों था? कंपनी द्वारा अंतिम इसलिए था क्योंकि ये कंपनी का अंतिम कानून था। इसके बाद जो कानून आए भारत में, उसको वहाँ की जो रानी थी उन्होंने खुद भेजा, या वहाँ के जो प्रिंस क्राउन थी, जो रानी थी, उनके द्वारा खुद भेजे जाते थे। अब खुद क्यों भेजे जाते थे, बाद में कंपनी क्यों नहीं भेज रही थी, इसको अगले वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो इतना जानिए यहाँ पे कि ये कंपनी द्वारा लगाया गया इंडिया में अंतिम कानून था। इस कानून के तहत 3 बातें प्रमुख थी, 3 चीज़ें इसमें मेन लिखी हुई थी। पहली चीज़ तो ये लिखी हुई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पे भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। मतलब अभी तक तो ये गवर्नर कहाँ के थे, गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के थे। अब इन्होंने पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया, पद चेंज कर दिया। साथ में चूँकि कब्जा कर रहे थे ना पूरे इंडिया पे, तो कब्जे के साथ में इन्होंने क्या किया कि जो पद था बंगाल, अभी तक सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब इन्होंने उस पद को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरी लाइन जो प्रमुख इसमें लिखी हुई थी वो थी कि गवर्नर जनरल की जो कमेटी थी, जो कार्यकारिणी थी, उसमें चौथे सदस्य विधि आयोग की नियुक्ति हुई। क्योंकि अब शासन करना है इंडिया में, और जब शासन करना है तो जो ये कंपनी है इसको कोई सलाह देने वाला, कोई कानूनी सलाह देने वाला तो भी होना चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक विधि आयोग की नियुक्ति की। विधि आयोग का मतलब होता है जो कानूनी सलाह दे, जो नियम कानूनों को बनाने की सलाह दे। तो अंग्रेज़ों को नियम कानून बनाने की सलाह देने के लिए एक चौथे सदस्य विधि आयोग का गठन किया गया, इस नियम के तहत 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और जो पहला विधि आयोग था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो था लॉर्ड मैकाले। ये जो आपको ये शक्ल दिख रही है यहाँ पे, लॉर्ड मैकाले हैं, और ये पहले विधि सदस्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में। क्योंकि जब बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल नामक पद बनाया गया, कन्वर्ट हुआ पद, नया पद बना, तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक चीज़ इसमें और थी, एक सुधार इन्होंने इंडिया के लिए किया, क्योंकि आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, तो इन्होंने प्रशासन में भारतीयों को छूट दी। मतलब जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम था, प्रशासन कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने भारतीयों को भी कार्य करने की नियुक्ति की छूट दी। थोड़ा सा इन्होंने इसमें ये चीज़ किया। तो ये थे 4 कानून जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पे लगाए गए। तो चारों कानून आपको स्पष्ट हो गए होंगे। पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 13 ईस्वी का चार्टर और 33 ईस्वी का चार्टर। ये 4 नियम हो गए कंपनी द्वारा लगाए गए। बाकी चीज़ें हम आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।